नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लौकी की खेती से मालामाल हो सकते हैं किसान। गुलाब की फसल से कैसे लें फूलों का उत्पादन। लौकी की खेती घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि लौकी की मांग बाजार में वर्ष भर होती है, जिससे किसान इस फसल से भी कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं और वे लौकी की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी अच्छा अवसर है। बस जरूरत है कि लौकी की उन्नत प्रजातियों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की। इस बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लालू प्रसाद यादव से। आज हम लौकी की खेती के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उसकी खेती की जाए। लौकी को हम मुख्य रूप से कॉमर्शियल व्यावसायिक खेती भी कर सकते हैं और इसको किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किचन गार्डन में लगाने के लिए इसको समतल भूमि में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी खेती कई तरह की भूमि में की जा सकती है। इसकी सफल खेती के लिए उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांशम युक्त हल्की दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। खेत की तैयारी। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें, फिर 2 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसकी जो मुख्य किस्में हैं इस सीजन के लिए वो थार समृद्धि है, जो CIAS बीकानेर से रिलीज की हुई है। इसके अलावा पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग है, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है। इसके अलावा पूसा संतुष्टि है, पूसा संयोग है, और भी बहुत सारी किस्में हैं। किसान भाई किस्मों का चुनाव करते समय ये ध्यान में रखे कि वो प्रमाणित संस्थान से ही दूधी इसको लौकी का बीज खरीदें। इसको लगाने के लिए हमें प्रति हेक्टेयर 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। डैम्पिंग ऑफ कभी कभी आ जाती है, तो उसके लिए डाइथेन M45 से बीज उपचारित करके उसको लगाएं। लौकी की खेती के लिए खाद और उर्वरक मुद्रा की जांच करा के डालना आर्थिक दृष्टि से सही रहता है। गोबर की खाद 25 टन, यूरिया 108 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फोरस 250 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। ध्यान रहे कि खेत की पहली जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से ट्रैक्टर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा देनी चाहिए। तो इसको जमीन पे लगा, समतल भूमि पे भी लगा सकते हैं, रेज्ड बेड पे भी लगाते हैं, और इसको ट्रेली सिस्टम में भी लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इधर मचान बना के इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। लगाते समय हमें लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। मचान पे लगाने के लिए हमें 5 से 6 फीट हाइट का मचान तैयार करते हैं, और उस पर फिर सुतली और तार से उस मचान को तैयार करते हैं, और उस पर फिर फल की जो क्वालिटी है वो मचान पे ज़्यादा अच्छी आती है। मिट्टी के संपर्क में फल आने से उसमें फल की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है, और जो फल है वो कम संख्या में लगते हैं। मचान पे फल अधिक संख्या में लगते हैं और बेल की बढ़वार ज़्यादा अच्छी होती है। सिंचाई और जल निकास। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। इसके बाद में इसमें कई बार क्या होता है कि मेल फ्लावर तापमान अधिक होने से सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं और तापमान कम होने से फीमेल फ्लावर। तो कई बार तापमान अधिक हो जाता है तो मेल फ्लावर ही आते रहते हैं। तो मेल फ्लावर का किसान भाई
जो जिसमें नीचे फल नहीं बनता है वो मेल फ्लावर होता है, ये इस तरह का, और जिसमें नीचे फल बना हुआ होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। तो जब फीमेल फ्लावर नहीं आते हैं तो हम इसकी जो आगे का जो भाग है इसको हम तोड़ देते हैं। इसको 3G कटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल फ्लावर आना शुरू हो जाता है और बेल की बढ़वार ज़्यादा होती है और फीमेल फ्लावर अधिक आते हैं। और फलों को बेल के ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक पकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही फल खाने की अवस्था में आ जाए उसको तुरंत तोड़ लिया जाए और वो मुख्य रूप से 15 से 17 दिन बाद में फूल शुरू होने के 15 से 17 दिन बाद में हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर हम फल को नहीं तोड़ते हैं तो जो फीमेल फ्लावर है वो उनकी क्षमता कम हो जाती है और नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कम हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। मुख्य रूप से जब हम कच्चे फलों को तोड़ते हैं तो प्रति बेल से हम 15 फल से लेकर 35 से 40 फल तक आराम से ले सकते हैं। अगर हमें बीज तैयार करना होता है तो बीज के लिए हम प्रति बेल पे 8 से 10 फल रखते हैं, जिससे हमें बीज भी प्राप्त होता है और इसका बीज भी हम बाजार में बेच सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन करते रहें, कीट रोगों का नियंत्रण समय पर करते रहें। तो आप किसी तरह से इन सभी कार्यों को करें, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। गुलाब की जैसे फसल हम देखते हैं कि कई किसानों के यहाँ लगी हुई है, पर उनके में सिंचाई प्रबंधन एवं जल प्रबंधन, तो सिंचाई प्रबंधन का तो एक हम देखते हैं कि जो गुलाब की फसल है उसमें हमको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा गुलाब का उत्पादन है वो अच्छा होगा और उसमें जो रोग कीट है उनका भी आसानी से नियंत्रण हो सकता है और जो हमारी खरपतवार प्रबंधन है उसी के साथ साथ वो भी अच्छे से हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करें कि जल भराव, तो जल भराव की जो समस्याएं आती हैं किसान भाइयों, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो अभी चल रहा है उसमें गुलाब की जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ किसान भाई हमारी नालियाँ पानी प्रबंधन के लिए नहीं बना पाते हैं, उस जगहों पर हमको नाली बना देना चाहिए, जिससे हमारा जो बरसात का पानी आके रुक जाता है या भराव हो जाता है वो आसानी से जल निकास के माध्यम से निकल जाए, जिससे हमारे फसल में कोई भी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो पाए। किसान भाइयों, अभी आपने गुलाब की फसल में सिंचाई और जल निकास के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। फिर इसके बाद हम और यदि विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो गुलाब की खेती है उसमें दूसरे जो किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे खरपतवार प्रबंधन। हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो हमको करना चाहिए उसको हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई के द्वारा हमको खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो जब हम खुरपी की सहायता से खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौधे के चारों तरफ हम खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं, सो उससे देखते हैं कि जो भूमि का वायु संचार है वो भी अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारे पौधे और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। यह तो उस समस्या का से हमें निदान मिल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार की प्रॉब्लम हमारी लगभग 70% लगभग समाप्त सी हो जाती है। गुलाब की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फूल उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है, जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो हमारी जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब की जो कोमल
भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है, तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सकेटियर की सहायता से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर, टहनियों और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। नमस्कार। प्रदेश के बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पशुपालक गाय भैंसों की देखरेख कैसे करें कि डेयरी व्यवसाय से निरंतर लाभ मिलता रहे। इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में कैसे देखभाल करें, विषय पे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पशुपालक भाइयों, जिस तरह कृषि की हम देखभाल करते हैं, खेती बाड़ी की देखभाल करते हैं, उसी तरह कृषकों के पास जो भी दुधारू पशु इनमें जैसे कि गाय है, भैंस है, उनको खेती बाड़ी के साथ साथ वो पालते हैं, रखते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए ये ज़रूरी है कि हम उन्हें समय समय पे जो भी गतिविधियां पशुपालन से जुड़ी हैं उन गतिविधियों को समय पर संपादित करें। वर्षा ऋतु के पूर्व हमें सबसे पहले तो आवास गृह की जो छप्पर है या खपरे हैं उनको व्यवस्थित करा लेना चाहिए। शीट वगैरह अगर खिसकी है कुछ है तो उनको अच्छी तरह से जमवा लेना चाहिए। जो भी नाली वगैरह है उनको दुरुस्त करा ले, नहीं तो क्या होगा कि वर्षा ऋतु का पानी आवास गृह के अंदर भराव होगा, जो कि कीड़े मकोड़े और कीटाणु जीवाणुओं के लिए एक स्रोत का काम करेगा। तो ये मरम्मत वर्षा ऋतु के पूर्व करानी चाहिए। आवास गृह की नियमित रूप से सुबह शाम गोबर की सफाई उठाना, साथ में गौमूत्र नाली है उसकी सफाई और झाड़ू लगा के उसको अच्छी तरह से पानी से धुलाई करें। और साथ में हो सके तो हर हफ्ते कम से कम लाल दवा के घोल से आवास गृह के फर्श को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, तो उसमें किसी भी तरह से फर्श में जीवाणु कीटाणु पनपने नहीं पाते हैं। साथ में वर्षा ऋतु के पूर्व हम नोवान या मैलाथोन का 0.05% घोल का छिड़काव आवास गृह के बाहर जो है अवश्य कर लें, ताकि जो भी मच्छर मक्खी और बाह्य परजीवी हैं उन पे हम रोकथाम कर सकें। तो इस तरह से रोकथाम करने से, क्योंकि ये भी बीमारियों का स्रोत होती हैं, अगर आवास गृह में प्रवेश कर जाएंगे तो इनसे भी बीमारियां होती हैं। और हमारे अंदर जो हमारे खाने की नांद है या पानी पीने की नांद है उनको भी समय समय पे चूने से पुताई कराना बहुत ज़रूरी होता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप पशु के लिए संतुलित आहार घर पर बनाना चाहते हैं तो उसमें खाद्यान्न की 40 किलोग्राम मात्रा, दलहन अवयव 30 किलोग्राम मात्रा,
खली 27 किलोग्राम, नमक, खड़िया एवं खनिज लवण को 1-1 किलोग्राम मिलाना चाहिए, जिससे 100 किलोग्राम का संतुलित आहार तैयार हो जाता है। और जहां तक बात है आहार खिलाने की, तो इसे देने से पहले उसे आधा से 1 घंटा पानी में भिगो दें, जिससे वो सुपाच्य हो जाता है और पशु को खाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है और वो आसानी से पच भी जाता है। तो एक वयस्क दुधारू पशु को एक दिन में 25 से 30 किलोग्राम हरे चारे की आवश्यकता होती है। साथ में शुष्क चारे के रूप में 3 से 5 किलोग्राम गेहूं का भूसा है या जो भी भूसे आपके यहाँ उपलब्ध हैं वो भी हम अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ में जो पोषक तत्वों की पूर्ति हरे चारे से नहीं हो पाती है या हमारे पास दुधारू पशु अधिकतम दुग्ध उत्पादन वाले हैं, उनको पूर्ति करने के लिए आवश्यक होता है कि हम दाना मिश्रण भी साथ में दें। एक वयस्क पशु को शरीर भार को बनाए रखने के लिए 2 किलोग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु आती है, तो उसके पहले हमें जो वर्षा ऋतु के पूर्व टीकाकरण कार्यक्रम करने होते हैं, उसमें एक टंगिया रोग है, गलघोंटू रोग है, तिल्ली ज्वर है, इनका टीकाकरण जो है निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर के या उनको अपने यहाँ बुला करके, क्योंकि ये टीके जो होते हैं निःशुल्क पशु चिकित्सा विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, उनका टीकाकरण पहले अवश्य करा लें। साथ में आज के समय में मुंह पका खुरपका रोग के टीके के रूप में उपलब्ध होती हैं और तीनों वैक्सीन एक साथ भी आती हैं, पॉलीवैलेंट वैक्सीन। तो इनका टीकाकरण कराने से वर्षा ऋतु में ये बीमारियां क्या है हमारे दुधारू पशुओं में प्रवेश नहीं करती हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ साथ आहार पोषण भी पर्याप्त ग्रहण करते हैं और उत्पादन जो है दूध का वो भी बना रहता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण
6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मानकसर जिला हनुमानगढ़ के किसान उमाकांत सिंह ने। आप धान की फसल में शीत ब्लाइट रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उमाकांत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। धान खाद्यान्न की महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश में धान की रोपाई का कार्य हो चुका है। अब ये फसलें कल्ले निकलने से लेकर गोप की अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, आप फसल में खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हैं, लेकिन फसल में कीट रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत हो। इस समय कुछ क्षेत्रों में आवरण झुलसा का प्रकोप फसल पर देखा। इसका निदान उचित समय पर करना जरूरी है, नहीं तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। आइए इस रोग के लक्षणों को पहले समझ लें। ये रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे को सुखा देते हैं। ये रोग अधिक नमी होने पर और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। यदि आपकी धान की फसल में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यूरिया का प्रयोग अभी बिल्कुल न करें। पहले इस रोग के निदान के लिए प्रोपिकोनाजोल दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें और जब रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जरूरत हो तो यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अन्नदाता पावर्ड बाय सोफी।